ये दोनों वर्क डन है। क्या है? वर्क डन। कोई भी एक सोर्स चार्ज है, इस सोर्स चार्ज का एक फील्ड होगा। इस फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पर कोई भी यूनिट चार्ज को लाने में जो वर्क करना पड़ेगा वो क्या होगा? वर्क डन इन्फिनिटी टू ए। लाने में जो वर्क करना पड़ेगा वो होगा क्या? अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इनफाइनाइट से इस पॉइंट तक लाने पे। ठीक है, अपने को इसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। तो जब पास में लाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। वो सिलेबस में है नहीं, अपने को तो याद रखना है कि जो वर्क डन करेंगे वही होगा। ठीक है, बस ये उसका फार्मूला बन जाएगा। और यहाँ पर W वर्क है तो वर्क की SI यूनिट जूल होती है, इसका कूलम, तो 1 जूल पर कूलम को कहा गया 1 वोल्ट। तो SI यूनिट जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वो है वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है कि सोर्स चार्ज सेम है, फील्ड के अंदर ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम लोग अगर चार्ज को ले जाएं, यहाँ से यहाँ और पास में ले जाएंगे इस चार्ज को, A से B तक अगर ले जाएंगे तो अपने को वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, इस पोटेंशियल, यहाँ पोटेंशियल अलग होगा, यहाँ पोटेंशियल अलग होगा। जितना पास जाएंगे उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। तो यहाँ का पोटेंशियल A है, यहाँ का पोटेंशियल B है, तो दोनों का जो डिफरेंस रहेगा वो होगा पोटेंशियल डिफरेंस, VB माइनस VA। फार्मूला सेम है, फार्मूले में कोई अंतर नहीं है, यहाँ सेम रहेगा, W/Q ही रहता है। बस अंतर क्या है कि यहाँ पर फील्ड के अंदर ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर हम लोग चार्ज को ले जाते हैं, समझ गए? और इसमें क्या हम लोग चार्ज को लाते हैं फील्ड के बाहर से, मतलब इन्फिनिटी से फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पर। बस अंतर कुछ नहीं आ गया, अंतर बस इतना ही है। फार्मूला सेम है, SI यूनिट भी सेम है, SI यूनिट भी वही है, क्या? वोल्ट। क्या है? वोल्ट। इसलिए कभी पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल कहे तो ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होना है, सेम निकालना। अगर हाँ 2 का पोटेंशियल दिया रहे फील्ड के अंदर का, कहे 1 का पोटेंशियल क्या है, जैसे अपने पास आ गया 1 का पोटेंशियल VA बराबर 10 वोल्ट, VB बराबर 15 वोल्ट। तो मतलब जो भी चार्ज लाएंगे A से B की तरफ लाएंगे, तो बताओ पोटेंशियल का डिफरेंस कितना होगा? 15 माइनस 10 कितना हो जाएगा? 5 वोल्ट। समझ गए कि नहीं? समझ गए ना? ये पोटेंशियल डिफरेंस है बालक, माइनस करके निकाल देंगे दोनों का। ठीक है, तो हम यहाँ का अलग पोटेंशियल निकाल सकते हैं, यहाँ का अलग, यहाँ वर्क डन अलग होगा, यहाँ वर्क डन अलग होगा, दोनों का डिफरेंस कर देंगे। तो मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, WB माइनस WA अपॉन Q, ऐसा भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत है नहीं। समझ गए? पॉइंट है बालक, समझ नहीं पाए, मतलब तुम लोग समझ ही नहीं पा रहे हो। देखो बहुत सारे पॉइंट हैं यहाँ पर, इनफाइनाइट पॉइंट हैं इसके अंदर। अगर हम बाहर से इसके अंदर, फील्ड के अंदर, इसका फील्ड मान लो ऐसा है, स्फेरिकल है, ऐसा फील्ड है 3D इस Q का। अब बाहर से किसी भी पॉइंट A B C D E F, बहुत सारे पॉइंट होंगे, किसी भी पॉइंट पर हम बाहर से चार्ज को लाएंगे तो ये आने नहीं देगा, तो इसके अगेंस्ट एक वर्क करेंगे। तो जो इसके अगेंस्ट एक वर्क करेंगे वही क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन बाहर से हम लोग लाएंगे किसी पॉइंट पर, अगर अंदर के ही किसी 2 पॉइंट्स पर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर चार्ज को ले जाएं, तो एक पॉइंट पर पोटेंशियल दूसरा होगा, दूसरे पॉइंट पे दूसरा होगा, तो दोनों का जो डिफरेंस रहेगा वो क्या कहलाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस। समझ गए कि नहीं? समझ गए ना? तो ये है, जैसे बुक में दिया है ना यहाँ पर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों को SI यूनिट वोल्ट ही है, इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नीचे देखो एग्जाम्पल 11.2। एग्जाम्पल 11.2 में बहुत सवाल तो बहुत ईजी आता है इससे। ये जो है देखो, जब दे दिया जैसे A कोई कहे BC है, B/C है, तो तुम्हें केवल यही नहीं समझना है, तुम्हें ये भी समझ लेना है कि कभी B पूछे तो A/C कर देंगे, और कभी C पूछे तो क्या कर देंगे? A को इधर कर देंगे। समझ गए?
समझ गए, B बाई ए कर देंगे। ऐसे ही जो अभी हम लोगों ने जैसे इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला पढ़ा I = Q बाई टी, तो ज़रूरी नहीं है I ही पूछे, Q भी पूछ सकता है, समय भी पूछ सकता है, तो Q = क्या हो जाएगा I टी, T पूछ सकता है तो T = हो जाएगा Q बाई I हो जाएगा। समझ गए। तो ऐसे कुछ भी हो सकता है बालक, कुछ भी पूछा जा सकता है। ऐसे भी अगर हम लोगों ने पढ़ा V = क्या W बाई Q, इसमें वर्क भी पूछ सकता है, वर्क = V Q, Q भी पूछ सकता है Q = W बाई V। तो ऐसा मत सोचो कि एक ही पूछेगा कि V वर्क कितना होगा, ठीक है, कुछ भी पूछा जा सकता है। जैसे नीचे सवाल दिया है, यहाँ पे करा हाउ मच वर्क इज डन मूविंग चार्ज 2 कूलम, 2 कूलम चार्ज दिया है, तो मतलब Q = लिख दो 2 कूलम। समझ गए। अब यहाँ पर कर रहा है कितना वोल्ट की है अक्रॉस 2 पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट के बीच कितना है 12 वोल्ट। अभी मैंने बताया था कि V = क्या होगा W बाई Q। तुम्हें याद एक ही करना है, तुम्हें अगर तीनों याद हो रहा है तीनों कर सकते हो, नहीं तो एक तो याद ही रहना चाहिए V = W बाई Q। बाकी इसमें अपने को जो निकालना है उसको एक तरफ रखो, बाकी सबको एक तरफ। तो W = V Q, V है अपने पास 12 और यहाँ है 2, हो गया कितना 24। वर्क की ऐसा यूनिट जूल होती है, इसलिए जूल। समझ गए कि नहीं समझे भाई। अगर कभी मान लो पेपर में बहका के दे दिया, बहकाता कैसे है, ये Q = दे देगा ना 3 माइक्रो कूलम, तब तुम्हें इसको कूलम में बदलना ही पड़ेगा, तभी ये जूल में आएगा, नहीं तो आंसर नहीं आएगा, ठीक है। 1 माइक्रो कूलम बताया है ना कितने के बराबर होता है 3 × 10⁻⁶ कूलम, या मिली कूलम दे सकता है, ऐसा कुछ दे सकता है अगर बहकाना है तो। फिर अगर डायरेक्ट ये रख दोगे नहीं यहाँ पर तो आंसर मैच नहीं होगा, ठीक है ऐसा। तो अब ऐसे बदल के ही SI यूनिट में बदल के ही वैल्यू रखनी है। अब आगे चलते हैं, तो इसको वोल्ट मीटर, इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर करने के लिए क्या मार्केट में आया वोल्ट मीटर। क्या आया वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर तुम लोगों ने देखा ही होगा, फ्रिज में लगा होता है, जहाँ लाइट फ्लैक्चुएट होता है, वोल्टेज फ्लैक्चुएट होता है, वहाँ एक कभी कभी कहते हैं स्टेबलाइजर है, कभी कभी कहते हैं वोल्टेज है। गांव में जाओगे तो ऐसे बड़े बड़े लगे होते हैं, जिसमें ऐसे कांटे लगे होते हैं, वोल्टेज होता है। समझ गए। लाइट जहाँ कम ज़्यादा होती है, वोल्टेज जहाँ कम ज़्यादा होता है, तो वहाँ ये वोल्टेज लगाया जाता है। समझ गए। तो वही ये पोटेंशियल वोल्टेज को मेजर करने के लिए है। तो वोल्ट मीटर क्या काम करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा। किसको, पोटेंशियल डिफरेंस को, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर करने के लिए क्या हम यूज करेंगे, वोल्ट मीटर। समझ गए। वोल्ट मीटर जैसे एम मीटर हम यूज करते थे किसके लिए, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए, ऐसे वोल्ट मीटर यूज करेंगे किसको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए, या वोल्टेज मेजर करने के लिए। समझ गए वोल्टेज। अब ये कैसे जुड़ता है सर्किट में, तो ये सर्किट में रेजिस्टेंस के पैरेलल ही जुड़ता है। कैसा कनेक्ट होता है, कनेक्ट इन सर्किट कैसा होगा, पैरेलल टू, किसके पैरेलल होगा, रेजिस्टेंस के। रेजिस्टेंस ये क्या होता है, पैरेलल होता है। जैसे सर्किट बनाओ, कभी पोटेंशियल ड्रॉप हमेशा बिजली को खाएगा कौन, ये रेजिस्टेंस। तो इसके बीच ही ऐसे पोटेंशियल हम जोड़ते हैं, ठीक है। इसके पैरेलल रेजिस्टेंस के हमेशा वोल्ट मीटर पैरेलल में ही जुड़ेगा। तो जिधर यहाँ प्लस रहेगा उधर हमेशा प्लस लगाना, और एक तरफ क्या लगाना, माइनस लगाना, बस। बाकी कुछ नहीं है। एम मीटर सीरीज़ में जुड़ेगा, ये पैरेलल में जुड़ेगा। अब ये पैरेलल में क्यों जुड़ता है, सवाल अगर आ जाए एम मीटर सीरीज़ में क्यों जुड़ता है, तो जो एम मीटर है वो सीरीज़ में क्यों जुड़ता है, तो ये सीरीज़ में इसलिए जुड़ता है कि एम मीटर बहुत सेंसिटिव होता है, इसका रेजिस्टेंस कम होता है। क्या होता है, रेजिस्टेंस कम होता है। अगर इसको हम पैरेलल में जोड़ेंगे ना, तो पूरी करंट उसी में जा सकता है, किस में, एम मीटर में, और एम मीटर जल सकता है।
इसलिए मतलब यहाँ रजिस्टेंस में कम करंट जाएगा, इसलिए एम मीटर का रजिस्टेंस क्या होता है, लो रजिस्टेंस होता है, इसलिए इसको पैरेलल में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई होता है, समझ गए, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई होता है, इसलिए इसको कहाँ जोड़ा जाता है, सीरीज़ में। कहाँ जोड़ा जाएगा, सीरीज़ में। तो ऐसा है, समझ गए, कैसा जोड़ा जाएगा, ये पैरेलल में जोड़ा जाएगा, ये किस में जोड़ा जाएगा, सीरीज़ में। नहीं समझ में, एम मीटर को सीरीज़ में जोड़ा जाता है और वोल्ट मीटर को किस में जोड़ा जाएगा, पैरेलल में। क्यों, क्योंकि एम मीटर का रेजिस्टेंस क्या है, लो। बस तुम्हें इतना ही लिखना है, अगर आएगा कभी पेपर में तो, क्यों सीरीज़ में जोड़ा जाता है, रेजिस्टेंस लो है, इसको पैरेलल में क्यों जोड़ा जाता है, रेजिस्टेंस हाई है। समझ गए कि नहीं। अब आगे चलते हैं हम, आगे देखो लिखा है नेम ऑफ डिवाइस हेल्प टू मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। किसी कंडक्टर, कोई भी कंडक्टर है, उसका बीच पोटेंशियल, उसके टर्मिनल के बीच पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना है। जैसे ये मान लो एक कंडक्टर है, इसको हम लोगों ने बैटरी या सेल से जोड़ दिया। कंडक्टर है, मान लो रेजिस्टेंस है उसमें, यहाँ 2 पॉइंट है, तो इसको भी इस पॉइंट के बीच, मतलब कंडक्टर की ये एक टर्मिनल ये एक टर्मिनल ये, इस टर्मिनल के बीच पोटेंशियल कौन मेंटेन करेगा। पोटेंशियल मेंटेन करने का मतलब कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो करेगा बैटरी या सेल। कौन करेगा, बैटरी या फिर क्या, सेल। जो तुम ये जोड़ोगे ना, वही पोटेंशियल यहाँ दिखाएगा कंडक्टर का। तो कौन मेंटेन करेगा, बैटरी या सेल। दूसरा उसमें सवाल है क्वेश्चंस का, व्हाट इज मीन बाय सेइंग द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2.1 वोल्ट। 1 वोल्ट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो 1 अभी हम लोगों ने लिखा था 1 जूल पर कूलम इक्वल टू क्या होता है, 1 वोल्ट। तो मतलब अगर एक कूलम चार्ज को इनफाइनाइट से, इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पर लाएं, तो जो वर्क करना पड़ेगा वो कितना होगा, 1 वोल्ट। कितना होगा, 1 वोल्ट। और वही वर्क हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, बाकी कुछ नहीं है। जो तुम पोटेंशियल का या पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस लिखना, उसमें वर्क को 1 जूल कर देना। क्या कर देना, वर्क को 1 जूल कर देना, और 1 कूलम चार्ज लाने में वर्क कितना हो, 1 जूल, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, 1 वोल्ट। बस समझ गए, बाकी कुछ नहीं है, बहुत ईजी है सब। हाउ मच एनर्जी ऑफ द गिवन इज द कूलम, इज कूलम ऑफ द चार्ज थ्रू ए 6 वोल्ट बैटरी। कैसे निकलेगा ये, कहाँ देख रहे हो तुम, पेपर क्या देख रहे हो, इधर देखो, तीसरा सवाल, थर्ड सवाल। तो ईच कूलम का मतलब 1 कूलम, क्यू बराबर कितना दिया है, 1 कूलम, और वी बराबर कितना दिया है, वी दिया है 6 वोल्ट, 6 वोल्ट। समझ गए। ईच कूलम का मतलब 1 कूलम के लिए वर्क कितना करना पड़ेगा, वर्क इक्वल टू अभी पढ़ा था क्यू वी, क्यू कितना है 1 और वी कितना है 6, तो ये कितना हो गया 6 जूल। ख़त्म। आगे चलो, सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम में देखोगे बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। इसमें जितनी चीज़ें दी हैं सबका सिंबल पता होना चाहिए कि ऐसे एक रहता है तो ये क्या है, सेल। एक से ज़्यादा सेल जुड़ जाते हैं तो क्या हो जाता है, ये बैटरी। और भी देखोगे नीचे दिया होगा रेजिस्टेंस का, ऐसे दिया है ना, ऐसे रहेगा रेजिस्टेंस। ये क्या है, ओपन स्विच। ये क्या है, क्लोज स्विच। क्लोज स्विच का मतलब स्विच ऑन है, क्या है, इसमें स्विच ऑफ है। समझ गए, नहीं समझे कि जो दिया है, हाँ क्या हुआ, उसमें उल्टा लिखा है। देखो, तार को ज्वाइंट करना है तो ऐसे दे सकता है कि अगर एक तार गया है उसमें ज्वाइंट करके तुम दूसरा तार ले जाना चाहते हो तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर एक तार दूसरे तार को क्रॉस कर रहा है तो ऐसे बनाएंगे। समझ गए कि नहीं, क्रॉस करने का मतलब समझ गए ना, ऊपर से गया है लेकिन उसने अंदर से टच नहीं है, ऐसा ज्वाइंट नहीं है, नहीं समझ में, ऐसा बनाएंगे। तो ये सब सिंबल है इसका। और देखो क्या दिया है, बल्ब दिया है। बल्ब का तुम्हें दूसरा वाला तो बनाना नहीं है, वैसा बना भी नहीं पाओगे, तो ऐसे बनाना बल्ब का, और क्या। समझ गए, ऐसे कैसे भी बना देना, ठीक है।
बल्ब को कोई दिक्कत नहीं है। और एक है रेजिस्टेंस और एक है क्या वेरिएबल रेजिस्टेंस। क्या है? अब वोल्ट मीटर एम मीटर तो तुम लोग समझ गए थे। एम मीटर को हम लोग ऐसे बस ऐसे सर्कल बना के बना देना, एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस, प्लस वाले की तरफ ही लिखना, ठीक है। वोल्ट मीटर में भी ऐसे जिस बैटरी से जोड़ना है इसको, जिस बैटरी से, तो प्लस वाले की तरफ लिखना, ठीक है। बस ये है अंतर। और एक है क्या वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस का मतलब होता है जो रेजिस्टेंस हमेशा चेंज होता रहे। क्या होता रहे? जिसके रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं? कम ज़्यादा। क्या कर सकते हैं? कम ज़्यादा। रेजिस्टेंस को कम ज़्यादा कैसे करें? जैसे हम पंखा खरीद के लाते हैं तो उसका रेजिस्टेंस फिक्स हो जाता है। बल्ब खरीद के लाते हैं, उसमें जो मटेरियल लगा है उसी से बनता है रेजिस्टेंस। जो मटेरियल उसमें लगा है उसी से बनता है क्या? रेजिस्टेंस। पहले से मटेरियल लगा हुआ रेजिस्टेंस फिक्स, हर चीज़ का रेजिस्टेंस फिक्स है वाला। तो ये वेरिएबल रेजिस्टेंस मार्केट में, जैसे एक पंखा हमने खरीद के लाया, समझ गए, पेपर में ऐसे दे देता है कि एक हीटर हमने खरीद के लाया, एक पंखा खरीद के लाया, उसमें मैं वोल्टेज बदलता हूँ तो क्या बदलेगा? रेजिस्टेंस बदलेगा? नहीं, याद रखना, रेजिस्टेंस कभी नहीं बदलेगा। वोल्टेज बदलेंगे तो करंट बदलेगा। क्या बदलेगा? करंट। रेजिस्टेंस नहीं बदलता क्योंकि मेटल तो वही है ना। जैसे ही चीज़ बनती है, चाहे बल्ब बने, चाहे पंखा बने, चाहे हीटर बने, चाहे कूलर बने, चाहे जो बने, उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? फिक्स्ड। समझ गए? तुम अगर वोल्टेज कम ज़्यादा करोगे तो करंट कम ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस कम ज़्यादा नहीं होगा। आया समझ में कि नहीं आया? वोल्टेज कम ज़्यादा करने पर करंट कम ज़्यादा होगा, करंट कम ज़्यादा करने वोल्टेज कम ज़्यादा होगा, ये हो सकता है, लेकिन रेजिस्टेंस कम ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं होगा किसी भी चीज़ का। समझे कि नहीं? तब इसी से ओम्स लॉ बना है। क्या बना है? ओम्स लॉ। जब भी सर्किट बनाना, जो तुम्हें जोड़ने कहे वो जोड़ देना। सब चीज़ को कैसे जोड़ना है तुम्हें? जैसे 2 रेजिस्टेंस 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में भी जोड़ सकते हैं। जैसे 1 रेजिस्टेंस 2 रेजिस्टेंस, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। अभी आगे पढ़ेंगे वैसे। ये पैरेलल होता है। देखो ऐसे जोड़ सको तो पैरेलल में, देखो बुक में ऐसा जोड़ा रहता है तो घबराना नहीं है, तुम्हारे ऊपर है, तुम चाहे जैसे जोड़ सकते हो, ठीक है। ऐसे भी पैरेलल बना सकते हो। ये पैरेलल में चीज़ें जुड़ गई। पैरेलल में जुड़ने का मतलब क्या है? पैरेलल में जुड़ने का मतलब ये है कि एक ही सोर्स लाओ। जैसे समझे नहीं, घर में लाइट आई, अलग अलग स्विच से अलग अलग चीज़ें हमने जोड़ दिया, तो मतलब ये हो गई पैरेलल। क्या हो गई? पैरेलल। इसके लिए स्विच अलग है, इसके लिए स्विच अलग है, इसके लिए स्विच अलग है। अगर सीरीज़ में हम जोड़ते हैं ना तो सब के लिए स्विच एक ही लगाते, चाहे जहाँ तुम स्विच लगा दो बालक। स्विच जरूरी थोड़ी ना कि स्टार्टिंग में लगे। नहीं समझ पाए? स्विच तुम यहाँ भी लगा दोगे ना तो स्विच ऑफ करोगे तो ये सारे बंद हो जाएंगे। नहीं समझे? एक ही स्विच से सारे कनेक्ट रहेंगे तो होता है सीरीज़। समझे? तो अपने घर में मोस्टली पैरेलल में लगता है, क्योंकि पैरेलल में जब हम जोड़ते हैं तो उसका बेनिफिट है। आगे बताऊंगा। चलो आगे ओम्स लॉ। क्या आया? तो ओम्स लॉ क्या है अपना? तो ओम्स ने क्या कहा? उसने कहा कि कोई भी कंडक्टर है, उससे तुम जो पोटेंशियल जोड़ते हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जोड़ते हो, उस कंडक्टर के या कंडक्टर में जो करंट फ्लो होता है, करंट हमेशा प्लस टर्मिनल से जाता है, जो भी इस कंडक्टर में करंट फ्लो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? आई के। लेकिन उसने एक कंडीशन दिया, कंडीशन के साथ कहा। उसने क्या कहा कि करंट किसी भी कंडक्टर में कैसे फ्लो होता है? जब उस कंडक्टर के टर्मिनल, मतलब उसके अंत में, मतलब यहाँ पर, जैसे ये मान लो कंडक्टर है तो इसके 2 एंड होंगे ना, तो इसके एंड्स पर जो तुम पोटेंशियल डिफरेंस, एक इधर से तार जोड़ा है, एक इधर से तार जोड़ा है, जो तुम पोटेंशियल लगाओगे, समझ गए, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट। मतलब अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये सेल का पोटेंशियल अगर तुम बढ़ा रहे हो तो करंट की वैल्यू भी बढ़ेगी, इसको घटा रहे हो तो इसमें जो करंट जाएगा उसकी वैल्यू भी कम होगी कंडक्टर के। ये कहा ओम्स ने, लेकिन उसमें एक कंडीशन लगाया। उसने कहा जितनी भी फिजिकल कंडीशन है सब कांस्टेंट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए?
फिजिकल कंडीशन क्या होनी चाहिए, कंडीशन कांस्टेंट होनी चाहिए। नहीं समझ पाई है मतलब फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट होने का मतलब क्या, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, टेम्परेचर प्रेशर सब कांस्टेंट, यहाँ प्रेशर का रोल नहीं है क्योंकि मेटल है। टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब इसकी बनावट, क्रॉस सेक्शन एरिया, एरिया कांस्टेंट होना चाहिए। लेंथ कांस्टेंट होना चाहिए। नहीं समझ पाए, ये ऐसे नहीं कि लेंथ बढ़ रहा है। अगर ये सब कांस्टेंट है तो जो हम V लगाएंगे उसी हिसाब से इसमें करंट जाएगा। आया समझ में कि नहीं आया। फिजिकल कंडीशन मतलब उसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट सब कांस्टेंट हो और टेम्परेचर कांस्टेंट हो। समझ गए। तब क्या होता है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, I के। जो मतलब सर्किट में करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, अप्लाइड वोल्टेज के। किसके, अप्लाइड वोल्टेज के। समझ गए। तो जो बुक में लिखा जाता है तो बस इतना ही लिखा जाता है, इफ़ टेम्परेचर इज कांस्टेंट। समझ गए। टेम्परेचर एंड फिजिकल कंडीशन एंड टेम्परेचर एंड फिजिकल कंडीशन आर कांस्टेंट, देन अप्लाइड वोल्टेज कहाँ पर, टर्मिनल सेट कंडक्टर या एंड्स ऑफ कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट थ्रू कंडक्टर या करंट इन द कंडक्टर। कुछ भी लिख दो। नहीं आया समझ में कि अगर ये कांस्टेंट है तो कंडक्टर में जो तुमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, जो कंडक्टर में करंट है। या ऐसे कह दो, करंट इन द कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, अप्लाइड वोल्टेज। नहीं समझ पाए क्या। लेकिन ये कंडीशन याद रखना कि टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट। यही है ओम्स लॉ, नहीं तो इसमें भी मार्क्स कटेगा। कितने बच्चे बस यही लिख देते हैं कि करंट थ्रू द सर्किट ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड वोल्टेज। समझ गए, इन द सर्किट। तो ये थोड़ा सा अधूरा स्टेटमेंट है, उसमें लगाना है इफ़ टेम्परेचर कांस्टेंट एंड फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट। नहीं समझ पाए, नहीं समझे मैं क्या बोला। किसी सर्किट में जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सर्किट में अप्लाइड वोल्टेज के, लेकिन उसमें एक कंडीशन है क्या, कि टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर कम ज़्यादा होगा, टेम्परेचर कम ज़्यादा होगा तो दिक्कत हो जाएगी। समझ गया। टेम्परेचर कम ज़्यादा होने से रजिस्टेंस कम ज़्यादा होने लगेगा। क्या कम ज़्यादा होने लगेगा, रजिस्टेंस। और किसी भी मटेरियल का रेजिस्टेंस फिक्स है अगर उसके टेम्परेचर, क्रॉस सेक्शन एरिया ये सब कांस्टेंट है। तो ये ओम्स ने ये कहा, समझ गए कि नहीं। ओम ने क्या कहा, नहीं समझे, नहीं समझे, नहीं समझे। इफ टेम्परेचर एंड क्या, फिजिकल कंडीशन ऑफ कंडक्टर आर कांस्टेंट, देन तब क्या होगा, देन करंट या इलेक्ट्रिक करंट लिख दो, करंट थ्रू या पासिंग थ्रू कुछ भी लिख दो, थ्रू द कंडक्टर ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कैसा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड वोल्टेज। समझ गए। अप्लाइड वोल्टेज एट कंडक्टर लिख दो या एंड्स ऑफ कंडक्टर लिख दो, कुछ भी लिख दो। समझ गए कि नहीं। जो तुम्हारी इच्छा जैसे लिखो, इस पे नंबर नहीं कटता। मेन ये होना चाहिए और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अप्लाइड वोल्टेज और करंट होना चाहिए, ये होना चाहिए। बाकी इधर उधर का वर्ड पढ़ते नहीं वो लोग, ऐसे ही टिक कर देते। आया समझ में। मेन मुद्दे की बात अपने को लिखना है। तो ओम्स लॉ से हो गया V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, I। प्रोपोर्शनल का जब साइन हटेगा तो क्या बनेगा, क्या आएगा, एक कांस्टेंट R। R को क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। जब भी प्रोपोर्शन का साइन हटता है तो एक क्या आता है, इक्वल टू आता है, और इक्वल टू के साथ आता है एक कांस्टेंट। समझ गए।
तो ये हमेशा जब भी तुम कोई भी डेरिवेशन पढ़ो, अगर प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, इक्वल टू आएगा, इक्वल टू के साथ एक कांस्टेंट आएगा, और इसे कहते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। पहले इसे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहते हैं, बाद में इसकी प्रॉपर्टी देख के इसका नाम रखते हैं। समझ गए? अगर कोई प्रॉपर्टी मैच हो रही है तो नाम रखते हैं, नहीं तो इसको कांस्टेंट दे देते हैं कोई। तो प्रॉपर्टी एक मैच होती है तो ये कांस्टेंट है, तो ये एक तरह का कांस्टेंट है। कौन सा कांस्टेंट है? प्रोपोर्शनलिटी। इसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस क्या है? ये अपोज करता है किसको? इलेक्ट्रिक करंट को। किसको अपोज करेगा? इलेक्ट्रिक करंट को। इन द सर्किट, सर्किट या कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट को रेजिस्टेंस क्या करेगा? अपोज। अपोज मतलब समझ गए? रोकेगा। रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा करंट उसमें उतना कम होगा। समझ गए कि नहीं? करंट डिपेंड करता है, करंट डिपेंड करता है रेजिस्टेंस पर, लेकिन रेजिस्टेंस करंट पर डिपेंड नहीं करता। समझ गए? किसी भी कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस बनेगा उसका रेजिस्टेंस फिक्स हो जाता है। समझ गए? तो रेजिस्टेंस फिक्स रहता है तो ये हमेशा V/I एक कांस्टेंट ही होता है। समझ गए? तो रेजिस्टेंस की एक डेफिनेशन एक तो ये होगा, ये क्या करता है? इलेक्ट्रिक करंट को क्या करता है? अपोज करता है फ्लो होने से सर्किट में। समझ गए? ये करेगा। और ये एक डेफिनेशन होगी। दूसरा ये देख सकते हो, किसी सर्किट में रेजिस्टेंस कैसे डिफाइन करेंगे? किसी भी पार्ट के लिए रेजिस्टेंस कैसे डिफाइन करेंगे? अप्लाइड वोल्टेज और करंट के रेशियो से। किससे? अप्लाइड वोल्टेज और करंट का रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा बालक। अगर V बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? अगर कह दे रेजिस्टेंस 2 ओम है, क्या है? किसी का रेजिस्टेंस 2 ओम है, SI यूनिट ओम होता है रेजिस्टेंस का। क्या? ओम। तो ओम होता है तो ओम का ऐसे लिखते हैं हम लोग। तो रेजिस्टेंस का अगर 2 ओम है तो V अगर 4 है तो जानते हो करंट कितना होगा? 2, ताकि ये कट के कितना आ जाए? 2। अगर V 6 है तो करंट कितना होगा? 3। तो देखो V बढ़ रहा है तो करंट भी क्या हुआ? बढ़ाओगे तभी ये 2 आएगा, नहीं तो 2 आएगा नहीं। नहीं आया समझ में? तो याद रखना, V बढ़ेगा तो करंट बढ़ जाएगा, V घटेगा तो करंट घट जाएगा। समझ गए? यही ओम ने कहा। आया कि नहीं आया? आ गया ने? तो ये है। अब R = V/I हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो रेजिस्टेंस की SI यूनिट कितनी है? तो रेजिस्टेंस V/I, तो V होता है क्या? वोल्ट। I क्या होता है? एम्पियर। तो 1 वोल्ट पर एम्पियर को हम कहते हैं 1 ओम। क्या कहते हैं? 1 ओम। ऐसा। तो SI यूनिट जो है साइंटिस्ट के नाम पर है, यही है SI यूनिट। ये मत लिखना SI यूनिट। रेजिस्टेंस रुकावट है किसके? करंट में। रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा करंट उतना कम होगा, याद रखना। लेकिन बालक रेजिस्टेंस करंट पर डिपेंड नहीं करता है, करंट रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है। समझ गए? रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट क्या होगा? कम। समझ नहीं पाए? नहीं समझे? देखो, जैसे ऐसे कोई कहे ये है, ये है, ये है, 3 चीज़ें, 3 बल्ब है, मान लो बल्ब है, 3 बल्ब है या 2 बल्ब है। एक का 10 ओम रेजिस्टेंस है और एक का 20 ओम रेजिस्टेंस है। कोई कहे करंट किस में ज़्यादा जाएगा, तो तुम आंख बंद करके कहोगे करंट किस में ज़्यादा जाएगा? किस में ज़्यादा जाएगा? 10 में कि 20 में? हूँ देखो, जैसे एक बल्ब है 20 ओम का और एक बल्ब है 10 ओम का। ध्यान से देखना, यहाँ हमने 10 वोल्ट की बैटरी जोड़ दी। कितने वोल्ट की? 10 वोल्ट की बैटरी जोड़ दी। तब तुम्हें इसमें करंट निकालना है। क्या निकालना है? करंट। तो जब V एक पैरेलल में जुड़ता है तो इन दोनों में V सेम होता है। क्या सेम होता है?
V सेम होता है, तो V इक्वल टू होता है आई आर। क्या होता है? तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा? V बाई आर। अगर मैं इसमें I1 मान लूँ तो बताओ I1 की जगह V की जगह क्या रखूँगा? 10, R की जगह क्या रखूँगा? ये कट गया, 1 एम्पियर आ गया। कितना आ गया? अगर I2 मैं निकालूँ तो V की जगह कितना रखूँगा? 10, R की जगह कितना रखूँगा? 20, तो आ गया 1/2 मतलब 0.5 एम्पियर। तो किस में करंट ज़्यादा हुआ? समझ गए? 10 वाले में। इससे पता चला, समझ गए? रजिस्टेंस अगर ज़्यादा रहेगा, समझ गए कि नहीं, तो उसमें करंट की वैल्यू क्या रहेगी? हमेशा कम। क्या रहेगी? कम। नहीं आया? इससे क्या पता चला? रजिस्टेंस जो है वो करंट पे नहीं डिपेंड कर रहा है, लेकिन करंट क्या है? रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। नहीं आया? रेजिस्टेंस एक कांस्टेंट है। नहीं आया क्या? अरे आ गया, नहीं तो पता चला तुम लोग कंफ्यूज हो गए। आया कि नहीं? क्योंकि कोई भी अप्लायंसेस बनाए, चाहे टीवी पंखा कुछ भी बनाए, सबका रेजिस्टेंस क्या है? फिक्स। तुम चाहे जितना वोल्टेज कम ज़्यादा करो, उससे मतलब नहीं है, रेजिस्टेंस इसका नहीं बदलेगा। ठीक है, सवाल आया भी है पेपर में। आगे चलें, समझ गए कि नहीं समझ गए? रेजिस्टेंस आ गया। तो अब मुद्दा ये आता है कि रेजिस्टेंस बदलेगा कब? क्या होता है कि रेजिस्टेंस बदलेगा कब? तो डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किस पर निर्भर करेगा? तो ऑफ रेजिस्टेंस ऐसा तो नहीं लग रहा है ना पूरी पढ़ाई में सबसे हार्ड फिजिक्स ही है, मैथ से भी हार्ड फिजिक्स जा रही है? ऐसा लग रहा है क्या तुम्हें? नहीं लग रहा है ना? हाँ, देखो कहीं नहीं लगेगा। डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की डिपेंडेंस, रेजिस्टेंस 4 चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहला, लेंथ ऑफ कंडक्टर। किस पर? लेंथ ऑफ कंडक्टर, या मेटल लिख दो, लिख देते कंडक्टर ही लिख देते हैं। कंडक्टर में क्या लिक्विड भी आ जाता है, इसीलिए हम इसको लिखते नहीं, मेटल लिखना चाहिए। सही बात तो ये है, समझ गए? मेटल लिखो। क्या बोल रहे हो? अरे हो गया ना, लेंथ ऑफ मेटल, लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ वायर। वायर भी तो मेटल ही है ना, नहीं समझ पाए? अरे मेटेलिक वायर है वो। आया? कन्फ्यूजन हो रहा है क्या तुम लोगों को? अरे जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है उसकी लेंथ पर डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस। नहीं आया? नहीं समझे क्या? जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है उसके क्या होगा? किस पर डिपेंड करेगा? लेंथ पर डिपेंड करेगा। समझ गए? जैसे मैं एक चीज़ कहता हूँ, देखो समझो। जैसे तुम्हारे घर में एक बिजली का तार है। क्या है? बिजली का तार है। तुम्हारे बाल्टी वाले पानी में गिर गया और पानी को छूओगे तो पक्का तुम्हें झटका लगेगा। वो तार समुद्र में गिर गया। कहाँ गिर गया? समुद्र के पानी को छूओगे तो क्या होगा? हाँ, क्यों नहीं होगा बताओ? हाँ, क्या? थिकनेस ऑफ कंडक्टर पर डिपेंड करेगा। थिकनेस ऑफ कंडक्टर का मतलब समझ गए? मोटाई। समझ गए? किस पर डिपेंड करेगा? मोटाई ऑफ कंडक्टर। तो कहीं कहीं इसको क्रॉस सेक्शन एरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड करता है। क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब ये चीज़, ये मुंह उसका कितना चौड़ा है, उस पर डिपेंड करता है। समझ गए? तीसरा डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। किस पर? चौथा डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पर। किस पर? नेचर ऑफ कंडक्टर या मटेरियल, जो भी लिख लो, रियल पर डिपेंड करेगा। समझ गए? अब बालक, लेंथ पर रेजिस्टेंस कैसे डिपेंड करता है? लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस। कितना होता है? लेंथ अगर बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा? बढ़ेगा। बात पक्की है। समझ गए कि नहीं? लेंथ वायर का बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा? बढ़ेगा। अब इसका तुम डेमो कैसे देखोगे? क्या कैसे देखोगे डेमो? तुम लोगों ने कोई प्रोजेक्ट बनाया है वो एलईडी बल्ब के साथ? नहीं बनाया आज तक?
एलईडी बल्ब एक छोटी सी बैटरी आती है, उसमें जोड़ा नहीं है कभी? जलता नहीं है? जलता होगा ना वायर ऐसे लगाकर। तुम्हें कुछ नहीं करना है, वायर को बड़ा कर देना है। यहाँ से वायर को कहाँ कर देना? वहाँ तक। तुम बल्ब को जलाओगे या धीमा जलेगा या जलेगा ही नहीं। नहीं समझ पाए? नहीं समझे मैं क्या बोला? छोटा सा वायर रहेगा ना, छोटा सा वायर रहेगा तो जितना छोटा वायर लगाओगे बल्ब उतना तेज़ जलेगा, क्योंकि वायर बढ़ता जाएगा तो लेंथ रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा और रेजिस्टेंस करंट को रोक देगा। नहीं आया समझ में? अरे नहीं आया क्या? नहीं आया। अब जैसे दुकान पर फुल्की वाले, कोई ठेले वाले दुकान पर क्या जलाते हैं? लाइट जलाते हैं ना, वो बैटरी से लाइट जलाते हैं। तुम्हें कुछ नहीं करना है, वायर को बड़ा करके लाइट अपने घर तक ले जाओ, जलेगा ही नहीं लाइट। नहीं समझ पाए? क्योंकि वायर का इतना रेजिस्टेंस हो जाएगा, वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगा। नहीं आया? अरे नहीं आया क्या? समझे कि नहीं मैं क्या बोला? तो वायर जितना बड़ा रहेगा रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा हो जाएगा। आया समझ में? एग्जाम्पल समझ गए कि नहीं? समझ गए? तो ये हो जाएगा पहला, तो ये कंडीशन है। दूसरा कैसे डिपेंड करता है? क्रॉस सेक्शन एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? मोटाई के थिकनेस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वायर जितना मोटा रहेगा, 50% बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। वो सोचते हैं वायर मोटा रहेगा तो करंट कम जाएगा, मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। रेजिस्टेंस क्या होगा? ज़्यादा होगा। गलत। वायर मोटा रहेगा, वायर में थिकनेस रहेगा, रेजिस्टेंस क्या रहेगा? कम। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। समझ गए कि नहीं? क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इसीलिए जब वायरिंग, तुम्हारे घर में नया घर बना है, वायरिंग फायरिंग होगी तो तुम देखोगे किचन में और बाथरूम में अलग से एक बड़ा सा मोटा सा सॉकेट ऐसे लगा होता है, लगाता है वो, सोचता है कि उसमें तुम गीजर लगाओ। इसको जब तुम खोल के देखोगे और इस सॉकेट को खोल के देखोगे न, नॉर्मल वाला और बड़ा वाला, तो इसमें मोटा वायर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? मोटा वायर। उसमें नॉर्मल वाले सॉकेट में क्या लगाएंगे? पतला वायर। कैसा लगाएंगे? तो मोटा वायर इसलिए यहाँ लगाते हैं क्योंकि यहाँ तुम लगाओगे, जैसे पानी गर्म करने वाले रॉड लगा दिया। पानी गर्म करने वाले रॉड 2000 वाट का होता है। कितना? 2000 वाट, 1500 वाट और 1000 वाट ऐसे होता है। तो बहुत जल्दी हीट होता है। क्या होता है? बहुत जल्दी हीट होता है। समझ गए कि नहीं? तो उसमें रेजिस्टेंस, वायर हीट होकर आपस में चिपक न जाए। नहीं समझ पाए? तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। इसीलिए मोटा वायर लगाया जाता है, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या हो? कम। नहीं समझे? जहाँ तुम्हें ज़्यादा एनर्जी की लाइट चाहिए वहाँ हमेशा सॉकेट अलग से दिया जाता है। नहीं समझे क्या? नहीं समझे? समझ गए? तुम इसमें भी लगा सकते हो। इसमें तुम पानी गर्म करने वाला रॉड नॉर्मल वाले में तुम लगाओगे ना, तो बटन में स्पार्क होने लगेगा, बटन एकदम हीट हो जाएगा। छुएगे तो क्या हो जाएगा? हीट हो जाता है। कभी छुए हो कि नहीं छुए हो? एक ही सॉकेट, अगर एक ही सॉकेट में एक 3 पिन वाला लाकर इसमें घुसा दिया और उसमें भग 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 सब 3-4 लगा दिया, तब भी बटन यहाँ काला हो जाता है, गर्म होने लगेगा। नहीं समझे? और यहाँ पर ये भी ब्लैक होने लगता है। देखा है कि नहीं देखा है? ये भी ब्लैक होने लगता है। तो ऐसा होने लगेगा, मतलब औकात से बाहर यूज कर रहे हो तुम। समझ गए? नहीं समझे? इसीलिए जहाँ पर ज़्यादा अपने को एनर्जी वाली चीज़ें जोड़नी है, कंज्यूम वाली, वहाँ पर मोटा वायर ही लगाना चाहिए, ताकि उसमें रेजिस्टेंस कम हो और वो देर में गर्म हो, देर में गर्म हो। आया समझ में कि नहीं आया? आ गया? तो ये दूसरे का हो गया। जितना वायर मोटा रहेगा रेजिस्टेंस उतना क्या होगा? क्या होगा? कम। क्या होगा? कम होगा। आया समझ में कि नहीं आया? आ गया? तो अब तीसरा है टेम्परेचर। क्या है? तो मेटल के लिए याद रखना, क्या? प्योर मेटल के लिए, हम केवल प्योर मेटल की बात करते हैं। प्योर मेटल के लिए रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के लिए। किसके? टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्योर मेटल का मतलब समझ गए? कॉपर, सिल्वर, ये सब। टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे क्या बढ़ता है? रेजिस्टेंस। क्या बढ़ता है? रेजिस्टेंस बढ़ेगा। इसलिए टेम्परेचर कम ही रहे तो अच्छा है। इसलिए शॉर्ट सर्किट सबसे जल्दी किस में कब होता है? गर्मियों में। कब होता है? गर्मियों में। गर्मी में वायर का रेजिस्टेंस अपने आप बढ़ जाता होगा। समझ गए कि नहीं? नहीं समझे? क्योंकि गर्म हो जाएगा। अगर एलॉय आ जाता है, क्या आ जाता है? एलॉय। एलॉय का रेजिस्टेंस बहुत कम बढ़ता है टेम्परेचर के साथ। बढ़ता उसका भी है लेकिन बहुत कम। एलॉय तुमने देखा है कि नहीं देखा है? कोई एलॉय देखा है?
अरे नहीं देखा? अरे पानी गर्म करने वाला रॉड एलॉय है वाला, क्या है? एलॉय। जो हीटिंग इफेक्ट देता है ना, सारे एलॉय हैं। ठंडियों में लोग हीटर लगाते हैं, उसमें भी क्या है? एलॉय। हाँ, नाइक्रोम का ही सब रहता है, सब नाइक्रोम का ही रहता है। प्रेस में जो लगा होता है वो भी क्या होता है? एलॉय। टोस्टर में भी जो लगा होगा वो क्या होगा? एलॉय। और एक क्या आता है जो खाना खाना गर्म करते हैं, माइक्रोवेव, हाँ, उसमें भी क्या लगा होगा? एलॉय। समझ गए कि नहीं? इन सब में एलॉय लगा है, इसलिए जल्दी चीज़ें गर्म हो रही है। हीटर में भी एलॉय लगा, आ गए ना समझ में? नहीं समझे? उसका रेजिस्टेंस बहुत कम ही बदलता है, मतलब बहुत कम चेंजेस आता है, लेकिन होता ज़रूर है, यही होता है। अब चौथा, नेचर ऑफ मटेरियल। क्या आता है? नेचर ऑफ मटेरियल मतलब किस मेटल का तुमने वायर यूज किया है। जैसे सबसे कम रेजिस्टेंस चांदी में होता है, किस में होता है? सिल्वर। इसीलिए सिल्वर को कहा जाता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या कहा जाता है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस क्या होता है? सबसे कम होता है। समझ गए कि नहीं? तो अच्छा, जैसा नेचर रहेगा मटेरियल का उतना अच्छा रहेगा। तुम ये सोचो, घर में लोहे का तार लगवा दो, सस्ता पड़ेगा। अरे अगर घर नया बना है तो 1 लाख के तो वायर ही आ जाएगा, नहीं समझ? 50,000 का तो वायर ही आ गया तुम्हारा। कॉपर का लगवाते हैं सब। किसका लगवाते हैं? कॉपर का, क्योंकि सिल्वर के बाद किसका नंबर आता है? कॉपर का। नहीं समझ पाए क्या? 1-1 लाख का वायर ही आ जा रहा है घर में कनेक्शन करवाने के लिए, नहीं समझे? तो बहुत महंगा होता है। तो ये सब चीज़ें हो जा रहा है, तो कॉपर का लगवाते हैं। सिल्वर का लगवाएं अगर, तो सिल्वर का और अच्छा है, हाँ। लेकिन सिल्वर का क्या है? कॉस्टली है। क्या है? कॉस्टली है। 70,000 रुपये किलो चल रहा होगा इस समय, जो भी चल रहा होगा, समझ गए? कोई थोड़ा सा काट के ले जाएगा बेचने का, समझ गए? तो ऐसे हो जाएगा। तो पता चला तुम घूमने गए, आ गया लिखने के लिए, तुम क्या लिखोगे? रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी कुछ भी लिखने के लिए आएगा, तुम कहोगे क्या है ये? क्या है ये? प्रॉपर्टी है। किसकी? किसी मेटल की, कंडक्टर की, मटेरियल की क्या है? प्रॉपर्टी। विच अपोज, जो क्या करती है? अपोज करती है। किसको? इलेक्ट्रिक करंट को। समझ गए कि नहीं? या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को इन द सर्किट। आया समझ में कि नहीं? सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है तो उसको अपोज करती है कौन? रेजिस्टेंस। अब एक और प्रॉपर्टी आई, किसकी? रेजिस्टिविटी की। किसकी? मतलब मटेरियल की। मेटल की एक और प्रॉपर्टी है रेजिस्टिविटी। ये रेजिस्टिविटी की एक और चीज़ कहते हैं, बताओ क्या? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। रेजिस्टिविटी को हम रो से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? पी जैसा होता है रो। समझ गए? हाँ, कैसा? नहीं, देखो, अलग अलग टीचर अलग अलग ऐसा भी लिखा जाता है। कितने टीचर इसको ऐसा बनाते हैं। तुम चाहे जैसे बनाओ, बस पी मत बनाना, ऐसे नहीं बनाना है। समझ गए? ऐसे लाना, ऐसे बना देना। आया समझ में? नहीं समझे? तो ये रेजिस्टिविटी है। अब इसके ये भी है नेचर ऑफ मटेरियल। ये भी क्या है? नेचर ऑफ मटेरियल। अब ये कैसे निकलेगा? आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? एल के। आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शन एरिया के। इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो आएगा एल बाई ए। क्या आएगा? एल बाई ए। अब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा रो, और यही रो जो है ना वो है रेजिस्टिविटी। क्या है? रेजिस्टिविटी। तो ये रो जो है वो हो जाएगा आर ए बाई कितना? एल। आर की ऐसा यूनिट होती है ओम। ये है एरिया। एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। इसकी यूनिट मीटर। मीटर स्क्वायर से मीटर, ओम मीटर। तो जो एसआई यूनिट हुई, एसआई यूनिट हुई रेजिस्टिविटी की, वो है कितना? ओम मीटर। ये रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट है। अब तुमसे आएगा कि रेजिस्टिविटी है क्या? तुम कहना रेजिस्टिविटी ऑलवेज इक्वल टू किसके? रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी हमेशा किसके बराबर होगी? रेजिस्टेंस की। इफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 और लेंथ कितना हो? 1। नहीं समझे? एरिया ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर, लेंथ कितना हो? 1 मीटर। तो जो रेजिस्टिविटी है, अगर ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो जो रेजिस्टिविटी है वो क्या है?
रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ही क्या हो जाएगी, रेजिस्टिविटी। ये भी मटेरियल की प्रॉपर्टी है जो दो चीज़ों पर केवल डिपेंड करती है। किस पर, ये लेंथ पर डिपेंड नहीं करता रेजिस्टिविटी, और क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड नहीं करता। ये किस पर डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर पर। किस पर, टेम्परेचर और नेचर ऑफ मटेरियल। अब समझो बात को, समझ नहीं पा रहे हो। देखो जैसे एक सोने का सिक्का लाया, क्या लाया, सोने का सिक्का लाया, सुन तो, सोने का सिक्का लाया, उस सोने के सिक्के से हमने बना दिया तार। सोने के सिक्के से क्या बना दिया, तार। तो उसका क्या बदलेगा, रेजिस्टेंस। क्या बदलेगा, रेजिस्टेंस, क्योंकि रेजिस्टेंस उसके फिजिकल कंडीशन पे डिपेंड करता है। क्योंकि अब पहले इतना था, सही से बैठ नहीं पा रहे होते, अब तार बन गया, पतला सा हो गया, तो रेजिस्टेंस बढ़ गया। क्या बढ़ गया, लेकिन क्या नहीं बदला, रेजिस्टिविटी। क्या नहीं बदला, रेजिस्टिविटी किस पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर और नेचर ऑफ मटेरियल। अब समझो, सोने का चाहे तुम्हें बाबा, सोने का तुम्हें चाहे बिस्किट दे दे, चाहे कॉइन दे दे, सोने का चाहे वायर दे दे, सबका क्या सेम रहेगा, रेजिस्टिविटी। क्या सेम रहेगा, रेजिस्टिविटी, क्योंकि नेचर ऑफ मटेरियल और किस पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर। इसीलिए तुम टेबल देखो, बुक में जो टेबल दिया है, फैलाओ फैलाओ, तोड़ देता हूँ। हाँ देखो, जो बुक में टेबल दिया है वो किसका है, रेजिस्टिविटी का। किसका है, रेजिस्टिविटी का। मेरी बुक है क्या ये, अच्छा तुम्हारी है, चलो देखो, टेबल रेजिस्टिविटी का दिया है, रेजिस्टेंस का नहीं दिया है। पता है, क्योंकि हर मेटल का क्या वो रहेगा, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो हर, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो कोई भी मटेरियल होगा उसका रेजिस्टिविटी क्या रहेगा, फिक्स। उसको चाहे वो वायर हो, चाहे पतली सी शीट्स हो। नहीं समझ पाए, नहीं समझे, लेकिन क्या बदलता रहेगा, रेजिस्टेंस। नहीं समझे। जैसे ये डंडा है, क्या है, डंडा, डंडे को ऐसे मोड़ कर ऐसे गोला बना दिया, क्या बदल गया, रेजिस्टेंस। लेकिन रेजिस्टिविटी क्या है, सेम। रेजिस्टिविटी तभी बदलेगी जब ये डंडा किसी दूसरे मटेरियल का हो जाएगा। नहीं आया, नहीं आया, और या तो टेम्परेचर दूसरा हो। लेंथ ब्रेड्थ हाइट कम ज़्यादा करेंगे तो रेजिस्टिविटी नहीं बदलेगी, क्योंकि रेजिस्टिविटी दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक टेम्परेचर और एक नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल मतलब मटेरियल कौन सा है। आया कि नहीं आया, नहीं आया, बाबा भैरवनाथ आया तुम्हें, चलो ठीक है, आगे चलते हैं। एग्जाम्पल समझ गए ना, रेजिस्टिविटी और इसमें अंतर, नहीं समझे, समझ गए, क्या समझे बताओ।